आज इस क्लास में हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा एवं प्रदूषण नियंत्रण की पर्यावरणीय छवि के बारे में। छात्रों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में दैनिक जीवन में भी हमें बहुत ही काम में आता है। इसमें जनरल टर्म में अपन देखें, अगर सामान्यतः देखते हैं कि हम सभी इस पर्यावरण के बारे में बहुत अवेयर रहते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से पोल्यूट होने से बचाते हैं, उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है, ये सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका परिचय दे दूं कि जनरल टर्म में जैसे आप देखते हो कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पर्यावरणीय छवि या ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण की पर्यावरणीय छवि को किस प्रकार से अपन देखते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का मतलब है कि चारों ओर का आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर क्या है, तो परि का अर्थ है चारों ओर, है ना। तो चारों ओर जो भी चीज़ है उसको परि कहते हैं। और घेरा यानी कि आवरण का मतलब है घेरा, तो परि आवरण यानी कि हमारे चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है उसी को पर्यावरण कहते हैं। अब किसी भी बिंदु के चारों ओर जो जैविक और निर्जीव तंत्र पाए जाते हैं, किसी भी बिंदु आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, और कोई भी निर्जीव चीज़ भी हो सकती है, उसके चारों ओर जो जैविक और निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं, तंत्र पाया जाता है, वे उस बिंदु का पर्यावरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह उसका पर्यावरण है, और हमारे चारों ओर उपस्थित मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वाहन हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, मकान हैं, धरती है, वायु है, जल है, स्रोत है, आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं, और ये हमारा पर्यावरण है। अब वैज्ञानिकों द्वारा क्या है कि कई अध्ययन करते हैं, और कई अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जीवों के उनके चारों ओर का पर्यावरण प्रभावित करता है, तथा जीव अपने चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी भी तंत्र के पर्यावरण को वहाँ की भौतिक परिस्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। भौतिक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? जैसे जल है, वायु है, मृदा है, तापमान है, दाब है, विकिरण है, आसपास होने वाली घटनाएं हैं जिनमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, या बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, आग है, बीमारियां हैं, तथा महामारियां, जो भी आदि सभी सम्मिलित हैं, और सारे पर्यावरण में भौतिक परिस्थितियां उनको कहते हैं। अब अपन पर्यावरण का एक सापेक्षित शब्द है, मतलब एक दृष्टिकोण से पर्यावरण एक पैरेलल शब्द है, सापेक्षित रिलेटिव शब्द है। पृथ्वी का पर्यावरण किसको कहेंगे? अभी मैंने बताया था, उसके चारों ओर का वायुमंडल। लेकिन एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसका पर्यावरण क्या होगा? कक्षा या स्कूल की सीमाओं तक जो भी चीज़ें हैं वो उसका पर्यावरण हो गया। इसी प्रकार किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या चौराहा जो भी है, उसका पर्यावरण हमेशा दूसरे से भिन्न होगा। अब ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये अपने को देखना है। पर्यावरण प्रदूषण आज इस सीमा तक बढ़ गया है कि हम अपने आपका खुद का ही अहित कर रहे हैं। अब मानवीय गतिविधियां कितनी तेजी से होती हैं और निरंतर होती रहती हैं, तो उनको नियंत्रण करने में हम स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम करते हैं और वो पर्यावरण को ख़राब कर रही हैं, लेकिन हम फिर भी करते ही जाते हैं। अब इस असमर्थता मुख्य कारण क्या है? इस असमर्थता मुख्य कारण जनरल टर्म में हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि है। अब जनसंख्या वृद्धि से क्या है कि सभी को सुविधाएं चाहिए, सभी को वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक आदमी को चाहिए। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से हम परिस्थितियों के अनुसार उसका दोहन करेंगे। तो इस प्रकार सभी कारण जो अन्य सभी से भी जुड़े हों, तो भी हम उनको देखते हैं कि मैं पहले जितना ज़्यादा शोषण कर सकूँ या जितना ज़्यादा कोई चीज़ का उपयोग कर सकूँ करूँ। अब विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों के लिए कौन उत्तरदायी है? अब जैसे वायु प्रदूषण के लिए कौन है, जल प्रदूषण के लिए कौन है, भूमि प्रदूषण के लिए कौन है, ताप प्रदूषण के लिए कौन है, सौर प्रदूषण के लिए कौन है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के लिए कौन है, ये सब अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण धरती पर कई स्थानों पर नर्क समान दृश्य देखने को मिलते हैं। अब नर्क समान दृश्य आप समझ सकते हो कि हम जिधर से गुजरते हैं देखते हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं और उनमें दुर्गंध आ रही है, बांस आ रही है, और नालों के निकट लोग रह रहे हैं फिर भी जी रहे हैं। कई जगह धुआं है, धुआं भयंकर
शोर है मशीनों का, रेलगाड़ियों का, फिर भी घर में रह रहे हैं लोग और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम खुद ही उसको, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और हम खुद ही भुगत रहे हैं। अब भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरण प्रदूषण का जनसंख्या के अतिरिक्त और भी बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं जो जागरूकता के अभाव में, यानी कि अवेयरनेस के अभाव में होते हैं। अब वैसे तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसको प्रदूषण करता है। उसके कारण क्या है कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ है, निरक्षर है। परंतु निरक्षर के लिए ये बात कहें ये ज़रूरी नहीं है, जो साक्षर हैं वो भी पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज भी उतना ही उदासीन है पर्यावरण के प्रति जितने कि अनपढ़ लोगों के लिए हम कह सकते हैं। अब लोग सुबह सुबह अपना दैनिक कार्यकलाप करते हैं तो वो नहीं देखते कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और उनसे उसका कोई सरोकार नहीं। वो कहते हैं बस ठीक है, कर दिया, हो गया, ख़त्म। अब कई चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। घरों में सफाई के बाद कूड़ा कहाँ डालते हैं? बाहर गली में डालिए, गली की नाली में फेंक दिया और यही कूड़ा क्या होगा? हमारे पर्यावरण को प्रदूषण करेगा। ऐसा ही दुकानदार भी करते हैं, घरों में करते हैं, फिर दुकानदार भी करते हैं। बस, ट्रक, टेम्पू आदि में भी हम लोग बैठ के यात्रा करते हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ खा रहे हैं तो रास्ते में फेंक देंगे। तो साथ ही क्या है, ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहा है, हमारा ट्रक टेम्पू चल रहा है, तो उनसे जो धुआं निकल रहा है वो विषैली गैस, टॉक्सिक गैस जिसको कहते हैं, विषैली गैसें छोड़ रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। अब इनसे टैक्सी चालक को कोई सरोकार नहीं है। वो सोचता है मैं तो मेरा धंधा कर रहा हूँ, इसमें मैं तो, मेरा रोज़गार है, मैं तो कर रहा हूँ। यही ड्राइवर अपने वाहन के कर्कश ज़बरदस्त हॉर्नों को, बस वाला बहुत तेज़ हॉर्न, हार्ड प्रेशर हॉर्न बजाएगा और उससे क्या है, कोई परेशान हो रहा है, कोई बीमार है तो हो रहा है, अस्पताल में उसको आवाज़ सुन रही है तो सुन रही है। और वाहनों के इंजन और ढीले ढाले ढांचे जिस प्रकार से गड़ गड़ की आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। लेकिन हो रहा है, इससे जो कर रहा है उसको कोई सरोकार नहीं है, वो अपने आप को निर्दोष समझता है। अब बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर देते हैं सेठ, आलीशान घरों में रहते हैं, वातानुकूलित दफ्तरों में रहते हैं। अब उन्हें इस बात का कोई नहीं है कि जो बड़े बड़े उद्योगों की चिमनियों से धुआं निकल रहा है वो किस प्रकार से गैसें छोड़ रहा है और केमिकल्स की फैक्ट्रियों से प्रदूषित जल हो रहा है। अब केमिकल से क्या निकल रहे हैं और वो जल में मिल रहा है और वो भूमि में जाकर जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। और उद्योगों में लगे विभिन्न प्रकार के जो मशीनें हैं, यंत्र हैं, वो ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे हैं, तो आसपास के घरों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोर पोल्यूशन, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इस प्रकार जो आपके उद्योगों में काम करते हैं वो मजदूर, बेचारे कर्मचारी, सभी उन प्रदूषण से अनजान है, लेकिन कुछ भी न कर पाने में वो ऐसा ही महसूस करते हैं अपने आप को, और वो परिणाम है वो बीमारी के तौर पे उनकी लाइफ में भुगतने पड़ते हैं। अब खनिज निकालने वाली खानों में काम करने वाले मजदूरों का ही हाल देख लो। अपने कॉपर का है, जैसे अपने सबसे नज़दीक कॉपर प्लांट है, उसका ही हाल देख लो। वहाँ से मजदूरों का क्या है, बस आप काम किए जाओ, खनन करो, खनन करके उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उस खनन से कितना हानि हो रही है, भूमि प्रदूषण कितना रहा है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। अब उन्हें अपनी मजदूरी से मतलब रहता है, खानों के मालिक को होने वाले लाभ से मतलब रहता है, बस। तो इस प्रकार हम कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ बिना सोचे विचारे दिन रात प्रदूषण में वृद्धि किए जा रहे हैं और स्थानीय और विश्वव्यापी विनाशकारी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब हम अगर विचार करें तो पाएंगे पिछले 2 दशकों में ही, यानी कि पिछले 2 दशकों में प्रदूषण में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि आगे आने वाले 2 दशकों में क्या होगा इसकी कल्पना करना ही कठिन है। लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पाया तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो संतानें हैं, उनका जीवन कैसा होगा सोच सकते हो। अब उनको क्या दे रहे हैं विरासत में? वायु प्रदूषण दे रहे हैं, जल प्रदूषण दे रहे हैं, भूमि प्रदूषण दे रहे हैं। तो ये सब उनके लाइफ में क्या मायने रखेंगे, हम सोचकर ही डर जाते हैं, कलेजा कांपता है। पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना है वो अभी शुरू हुआ है और समय रहता है अगर इस पर नियंत्रण पास किया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब इसी सिलसिले में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 113 देशों ने भाग लिया था और उनकी सरकारों और अनेक देशों के विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया था। और छोटे बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद जून 1992 में पुनः विश्व स्तर पर मानव पर्यावरण और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ब्राज़ील के समुद्री तट पर स्थापित जो नगर है ब्राज़ील का, रियो डो जनेरियो में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें 150 देशों ने भाग लिया था और 30,000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेने के लिए अलग अलग देशों से आए थे। इसमें प्रसिद्ध पर्यावरणवेत्ता
वैज्ञानिक, मानव पारिस्थितिकी विज्ञानी, शिक्षा शास्त्री, विश्व प्रेमी, उद्योगपति, व्यापारिक और औद्योगिक संस्था के वेत्ता, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेता भी शामिल हुए थे। और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य, जिला, नगर स्तर पर अनेक संघों और बोर्ड और समितियों द्वारा गठन करके जिसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके निर्णय लेने के लिए स्थापित किए। परंतु इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दिशा में जन साधारण जागरूक होगा, आम आदमी समझेगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इससे होने वाले वर्तमान और दूरगामी अहित कौन से हैं और बचने के उपाय क्या हैं। आम आदमी को यह जानने पाए कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, यही पर्यावरण संरक्षण का मूल महत्व होगा। अब हम पर्यावरण के अर्थ और महत्व को समझाते हुए भी अगर देखते हैं तो पर्यावरण प्रदूषणों के कारण उनके प्रभावों और उनके नियंत्रण हेतु उपायों की चर्चा सरल शैली में की जाए तभी ये मान्य होगा और तभी वो समझ में भी आएगा। अब दीर्घ उपयोगी विकास की बातें तो हम करते हैं, प्राकृतिक स्रोत के संरक्षण की भी बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, प्रदूषण को नियंत्रण कम करने के प्रयासों की बात करते हैं और जहाँ तक उसके हम उनके ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन मूल जो असली चीज़ है वो निकल के अभी भी नहीं आ रही है। अब जैसे नवीनीकरण स्रोतों का योजनाबद्ध तरीके से अगर प्रयोग करेंगे तो हम प्रदूषण को नियंत्रित करने में ज़्यादा सफल होंगे। अब हम कोर्स वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ परिभाषाएं हैं वो आपको बताता हूँ। परिभाषाओं में सबसे पहले जैविक पर्यावरण की। अब साधारण रूप से पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बायोटिक यानी कि जैविक पर्यावरण और दूसरा है आपका एबायोटिक या फिजिकल एनवायरनमेंट, अजैविक या भौतिक पर्यावरण। पहले बायोटिक एनवायरनमेंट यानी जैविक पर्यावरण क्या है। जैविक पर्यावरण में जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर का अध्ययन किया जाता है और इसमें सभी प्रकार के जीवन और वनस्पतियाँ शामिल हैं। जैविक पदार्थों के पर्यावरण को आवासों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट यानी कि अलवणीय जल पर्यावरण, समुद्री जल पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण, ये तीनों बायोटिक यानी जैविक पर्यावरण के प्रकार हैं। और इनसे जैसे अलवणीय जल पर्यावरण यानी कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट क्या है, झरने, नदियाँ, झील, तालाब आदि जीवों के आवास सम्मिलित हैं। इसमें जीव रहते हैं, सभी को पता है। और जलीय वनस्पति के अतिरिक्त मछलियाँ हैं, कछुए हैं, वो भी जीव इसमें रहते हैं। झील, तालाब तथा दलदल स्थल स्थिर जल क्षेत्र कहलाते हैं, जबकि झरने, नाले और नदियाँ बहते हुए जल क्षेत्र कहलाते हैं। स्थिर जल क्षेत्रों में जल के रुकने से प्रदूषण होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि जो बहता हुआ पानी है, जो झरने और नाले और नदियाँ हैं, उनमें प्रदूषण वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो बहते रहते हैं तो कम रहता है स्थिर की अपेक्षा में। अब स्थिर अलवणीय जल जिसमें उपस्थित जीवों और भौतिक रासायनिक परिस्थितियों के अध्ययन को ही लिम्बोलॉजी कहते हैं, यानी कि सरोवर विज्ञान कहते हैं। और बहते जल के जीवों और परिस्थितियों के अध्ययन को धारा विज्ञान या रियोलॉजी कहते हैं। अब दूसरा आता है समुद्री जल पर्यावरण, मैराइन एनवायरनमेंट, इसे समुद्री पर्यावरण भी कहते हैं। और यह पर्यावरण अलवणीय जल पर्यावरण की अपेक्षा अधिक विस्तार वाला रहता है और गहराई वाला होता है, क्योंकि समुद्री गहराई आप जानते हैं, इसमें अनेक लवण पाए जाते हैं। इस पर्यावरण की रासायनिक परिस्थितियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें व्हेल मछलियाँ जैसी विशाल मछलियाँ भी रहती हैं और अनेक प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं। फिर स्थलीय पर्यावरण है, यह पर्यावरण जलीय पर्यावरण से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार स्थलीय परिस्थितियाँ एवं जीव भी भिन्न होते हैं। स्थलीय पर्यावरण भौतिक कारकों जैसे तापमान आदि पर निर्भर करता है और रेगिस्तान, बर्फ से ढकी धरती, पर्वत इसमें पाए जाते हैं। धरती पर विभिन्न प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र मिलते हैं और आपको सभी को पता है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी जलवायु होती है। इसी कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहीं गोरे लोग हैं, कहीं काले लोग हैं, कहीं गेरुआ लोग हैं और अलग अलग प्रकार की विविधता लिए हुए रहते हैं। तो ये आपके बायोटिक जो एनवायरनमेंट है उसकी बातें होंगी। अब अबायोटिक या फिजिकल एनवायरनमेंट, अजैविक तथा भौतिक पर्यावरण। इसमें अजैविक तथा भौतिक पर्यावरण के तीन मुख्य अवयव हैं। इसमें भी पहला लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर और तीसरा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल। सभी को पता है स्थल मंडल पृथ्वी के बाहरी आवरण को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। बाहरी आवरण जिस पर हम रहते हैं, इसमें समुद्र सम्मिलित नहीं है। जो मंडल में मैदानी भाग आ जाते हैं, पठार, पर्वत, घाटियाँ, रेत के टीले सभी आदि पाए जाते हैं। और मानव और अधिकांश प्राणी और पेड़ पौधे सभी का आवास ये स्थल मंडल ही है।
हाँ अपन रहते हैं, सभी को पता है। और इनकी परिस्थितियाँ हमेशा चेंज होती रहती हैं, भौतिक परिस्थितियों के अनुसार अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अलग परिस्थितियाँ होंगी, कश्मीर है तो कश्मीर में अलग परिस्थितियाँ होंगी। और मानव ने अपने आवास को स्थल मंडल में ही गांव, नगर, महानगर बसा रखी है और इनके अनुसार रहता है। इसी प्रकार एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं, है ना। पृथ्वी के चारों ओर आपको पता ही है हवा फैली है, हवा का जो गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अल्प मात्रा में है, इसके साथ ऑर्गन और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। और ज़्यादातर क्या है, ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% के करीब है और ऑक्सीजन आपकी 21% के करीब पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी हैं वो 0.03 से 0.04% के पर पाई जाती है। बाकी 0.93 या बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आर्गन जैसी गैसें और हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि पाई जाती हैं। और पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक वायु विद्यमान है, यानी 1000 किलोमीटर तक आपके एयर रहती है। इसी की वायुमंडल की सीमा मानकर अपन वायुमंडल को, इस सीमा को निश्चित करते हैं। और पृथ्वी की सतह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी तल के चारों ओर 6.4 किलोमीटर ऊंचाई तक जितनी वायु है उसका द्रव्यमान संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का आधा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन है। वायुमंडल पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई वाला भाग समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। और इसी प्रकार एक ओजोन मंडल है जो पृथ्वी से 32 से 80 किलोमीटर की दूरी तक है और वायुमंडलीय परत है। और जो ओजोन गैस की परत उपस्थित रहती है सूर्य से आने वाली अधिक ऊर्जा युक्त पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें हानिकारक किरणों से बचाता है, यानी पृथ्वी तक हानिकारक किरणों को पहुंचने से रोकता है। इस क्षेत्र का तापमान भी समान रहता है। पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच की वायुमंडलीय परत आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर कहलाती है। और इसमें वायु बहुत ही विरल होती है, बहुत ही कम वायु होती है। इस क्षेत्र में आपके आवेश युक्त कण पाए जाते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें आयन्स कहते हैं। कुछ पॉजिटिव आवेश के होते हैं पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज के होते हैं। और इन आयन के मध्य विद्युत चुम्बकीय क्रियाएं होती रहती हैं जिनसे चमक और प्रकाश उत्पन्न रहता है, जैसे बिजली चमकती है, कुछ भी होते हैं तो अपन देखते हैं। और पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर ऊंचाई के बाद शेष वायुमंडल एक्सोस्फीयर कहलाता है। इस क्षेत्र में वायु अत्यधिक विरल हो जाती है, बहुत ही कम रहती है। तीसरा आता है जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। यह पृथ्वी का वह भाग है जो जल से बना है, यानी कि इसमें सारी के सारे झीलें, नदियाँ, समुद्र, बर्फ सम्मिलित है। पृथ्वी तल का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, सभी जानते हैं हम। और बहुत ही वायु के समान जल का भी सभी जीवों और मनुष्य के लिए बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि शरीर का बहुत बड़ा भाग हमारा भी जल ही है, हमारे शरीर में भी बहुत बड़ा भाग जल से ही भरा रहता है। और 65% तक मानव शरीर में जल होता है। जेलीफिश नामक मछली का शरीर 95% तक जल से होता है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं उपस्थित जल के कारण ही संभव हो पाती हैं। जल पीने के काम आता है और जल के अनेक अलग महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं, जैसे साफ सफाई करना, धुलाई करना, विलायक के रूप में भी, और विद्युत उत्पादन में भी है, प्रशीतक के रूप में भी है, कृषि सिंचाई उपयोग में तो आप जानते ही हो, उद्योगों में भी है, आग बुझाने में भी बहुत काम आता है। नदियों और समुद्रों में नाव और जहाज़ों से माल और सवारियाँ ले जाने के लिए भी परिवहन के रूप में काम में आता है। अब जलमंडल में जो जल कहाँ से आता है, उसके कौन से सोर्स हैं? एक रेन वाटर, वर्षा का जल, जो अधिकतम शुद्ध जल जिसको कहते हैं प्राकृतिक जल है। समुद्र का जल वाष्प से उड़ता है, बादल बनते हैं और हवाएं धरती की ओर ले जाती हैं और वहाँ वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुँचते हैं। और वर्षा का जल तालाबों और झीलों के रूप में पृथ्वी पर इकट्ठा हो जाता है और फिर झरनों और नदी तालाबों से होता हुआ समुद्र में वापस मिल जाता है। फिर भूमिगत जल, वर्षा का जल जब ऊपर वर्णित जल स्रोतों में इकट्ठा होता है या बहता रहता है तो उसका एक भाग धरती में प्रवेश कर जाता है और भूमि के छिद्र युक्त परतों में होता हुआ नीचे चला जाता है और फिर इसी को भूमिगत जल कहते हैं। और भूमिगत जल कुओं के द्वारा या जल के रूप में हमें कुओं से जल के रूप में हमें मिलता है। चट्टानों में प्रभावित होने के कारण जल में कुछ लवण विलय हो जाते हैं और भूमिगत जल का भंडार होने के उपयुक्त ढाल मिलने पर यह एक और बह निकलता है और झरने के रूप में पृथ्वी की सतह पर आकर बहने लग जाता है।
फिर रिवर वाटर, इसको बारे में आप सभी जानते ही हैं कि वर्षा का जल छोटे छोटे नदी नालों के रूप में बहता हुआ एक साथ मिलकर नदी का रूप ले लेता है, और पहाड़ी और जो पहाड़ों पे बर्फ़ रहती है उनके पिघलने से भी एक बड़ी मात्रा में नदी का रूप ले लेता है। अब सबको पता ही है, गंगा नदी है गढ़वाल के क्षेत्र से भागीरथी पर्वत की चोटियों से निकलती हुई गंगोत्री हिमनद से पिघलने से उत्पन्न होती है। फिर झील और तालाबों का जल, झील और तालाबों का जल स्थिर या रुका हुआ स्थलीय जल कहते हैं, और इन स्रोतों में वर्षा का जल बहकर आता है और यह शुद्ध नहीं होता है। पेयजल के रूप में इसे बिना शुद्ध के काम में नहीं लिया जाता और फिर शुद्ध करके पानी के रूप में पीते हैं हम। इन झीलों का, कुछ झीलों का जल बहुत ही खारा होता है और जल से नमक प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ झीलें जैसे सांबर झील, कुचामन, डीडवाना आदि स्थानों के आसपास यहाँ भारी मात्रा में नमक मिलता है, नमक बनाया जाता है। और फिर लास्ट में आपका आता है समुद्री जल, सी वाटर। समुद्र का जल प्राकृतिक जल का सर्वाधिक अशुद्ध रूप है ना। इसमें जल में 3.6% ठोस अशुद्धियाँ होती हैं और 100 ग्राम समुद्र जल का वाष्पन किया जाए तो 3.6 ग्राम ठोस पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इस ठोस में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होता है और इसके अतिरिक्त धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और अन्य लवण भी इसमें पाए जाते हैं। अधिक अशुद्ध होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जल चक्र बन जाता है, वाटर साइकिल। तो जल चक्र किस प्रकार से रहता है कि समुद्र से वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है और हिमपात होती है, और वर्षा होकर वो या तो सीधी पृथ्वी तल से समुद्र में आ जाती है, या वर्षा तथा हिमपात जब भी होता है तो बर्फीली चोटियों से वो पिघलकर हिमनद टूटकर समुद्र में जाते हैं, या फिर वहाँ से भूमिगत जल में पृथ्वी तल में चला जाता है। इस प्रकार से ये एक वाटर साइकिल या जल चक्र बनता है। समुद्र के जल से वाष्पीकरण के बादल बनते हैं, धरती पर उपस्थित जल का विवाष्पन होता है और वायुमंडल में जाकर जलवाष्प बादलों के निर्माण में सहायक होती है, और बादलों के जल वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और जिससे बर्फ़ के ढकी चोटियाँ और हिमनदों का ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है, और वर्षा का जल बर्फ़ के पिघलने से धरती पर नदियों के रूप में बहते वापस समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार आपका जल चक्र पूर्ण हो जाता है। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोलॉजी। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।